बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। कुछ नहीं हो सकता, अव्वल खान ने मायूसी से कहा। एक तवील मुद्दत गुजर जाने के बावजूद तहकीकी बुनियादों पर हमारे कौमी ज़वाल के असबाब और तरजीहात का तयन नहीं किया जा सका। हर आने वाला अलग राग अलापता है। अवाम, ब्यूरोक्रेसी और ताजरों से लेकर अदालती निज़ाम तक को जिम्मेदार करार दिया जा रहा है, लेकिन सुधार के लिए कुछ नहीं हो सका। सिर्फ दो बातें हैं, मैंने अपने दाहिने हाथ की 2 उंगलियां उठाकर कहा। इस मुल्क में सारा मसला कानून के एहतराम का है। ब्यूरोक्रेसी करप्शन को भूलकर कानून के भरपूर नफाज में सख्त और फाल हो जाए। अदालतों में सजा और जजा का मुनसफाना निजाम तेज हो जाए तो हर चीज हैरतनाक तेजी से सुधरती चली जाएगी। अव्वल खान की आंखें हैरत से कशादा हो गई। बहुत गहरा और सही तज्जिया है तुम्हारा। हर खराबी की जड़ें इन्हीं 2 चीजों से मिलती हैं। ट्रैफिक का सिपाही कानून की पासदारी से ज्यादा अपनी भलाई आमदनी में दिलचस्पी लेता है, इसलिए हर जगह ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम है। टैक्स चुराने वाले भारी सजाओं के खौफ से आजाद हैं। वो जानते हैं कि इनके हर जुर्म की एक वाजिबी सी मावराए कानून कीमत है, जिसे चुकाकर वो सुरखरू रहेंगे। मुल्क की आमदनी और खुशहाली में इजाफा कैसे होगा? अभी तक मैंने सिर्फ 2 आदमी देखे हैं जिनके दामन दागदार नहीं हैं, एक तुम और दूसरा डैनी। सुल्तान शाह ने अव्वल खान से मुखातब होकर कहा, अब तीसरा आदमी जलाल है, इनके सिवा हर एक गंदा है। तुम वीरा और गजाला को भूल गए। मैंने इसे याद दिलाया। गजाला घरेलू औरत है, वीरा सिमाब सिफ्त है। हेर फेर इसके खमीर में शामिल है। पता नहीं कब बेईमानी पर उतर आए। सुल्तान शाह ने मुंह बनाकर कहा, इसके बारे में मैं यकीन से कुछ कहते हुए डरता हूँ। इसकी बात पर हम दोनों हंस पड़े। वो भी हमारे साथ शरीक हो गया। जलाल इस वक्त काफी पी रहा होगा, हम खाली बैठे हुए हैं। अव्वल खान ने मानीखेज लहजे में सुल्तान शाह से कहा, इस वक्त औरतों को जगाना मुनासिब नहीं है। सुल्तान शाह ऐसी छोटी मोटी खिदमात के लिए हर वक्त कमर बस्ता रहता था। मुझे इसकी ये अदा बहुत पसंद थी कि जरूरत पड़ने पर वो किसी काम में आर नहीं समझता था, बेझिझक होकर हर काम में हाथ डाल देता था। इस वक्त सुल्तान शाह ने हमारी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। सुल्तान शाह के चले जाने के बाद मैंने तौसीफी लहजे में कहा, दुआ करो कि जलाल का रिकॉर्ड साफ न हो। अव्वल खान ने तफक्कर अमेज लहजे में कहा, मेरे लिए ये आधा घंटा बहुत दुश्वार साबित होगा। जब तक सुल्तान शाह ने जलाल का नाम तजवीज नहीं किया था, मेरी जहन पर मायूसी की गहरी कोहर छाई हुई थी। साफ नजर आ रहा था कि जोशी कुछ अहम राजों को अपने सीने में छुपाए इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। राग के सफाक कातिल किसी कीमत पर इसे जिंदा नहीं रहने देंगे। इस वक्त दूर दूर तक उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। जब सुल्तान शाह ने चोपड़ा के खुफिया राब्तों के सिलसिले में जलाल का नाम तजवीज किया तो मेरे दिलो दिमाग में उम्मीद की एक नई किरण जगमगा उठी। मैंने जलाल से बात करके सुल्तान शाह की तजवीज को बिला ताखीर अमली जामा पहना दिया था, लेकिन इसके बाद मैं तजबजब, बेयकीनी और असाबी तनाव में मुब्तला हो गया था। मुझे कुछ पता नहीं था कि आधे घंटे बाद जलाल मुझे क्या खबर सुनाने वाला था। जलाल का दिया हुआ निसफ घंटे का वक्त 3:07 पर खत्म होना चाहिए था। वो इंतजार की घड़ियां थीं जो बहुत थम थम कर गुजर रही थी। जलाल से गुफ्तगू खत्म करके हमने आपस में बहुत सी बातें कर ली थी, लेकिन घड़ी में सिर्फ 3 मिनट गुजरे थे। चंद मिनट की खामोशी के बाद मैंने वक्त गुजारने के लिए अव्वल खान को छेड़ा। खामोश रहकर ये आधा घंटा गुजारना बहुत दुश्वार हो जाएगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि जलाल ने हमें कराची के किसी बदमाश का नाम दे दिया तो हम क्या करेंगे? इसने अपनी महवियत खत्म करके बताया। फिर जरा बुलंद आवाज में सोचो ताकि मैं भी तुम्हारा साथ दे सकूं। मैंने इसे मशवरा दिया। चोपड़ा भारतीय मुलाजम है, वो रुपोशी के लिए कौंसल खाने की इमारत भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जोशी एक आम शहरी है। वो लोग इसे अपनी सरकारी इमारत में ले जाने और फिर वहाँ से ठिकाने लगाने का खतरा मोल नहीं लेंगे। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन तुम इससे क्या नतीजा अखज करने की कोशिश कर रहे हो? वो जब तक एक जिंदा
कैदी है, इन ही लोगों की तहवील में रहेगा जो इसे इसके घर से अपने साथ ले गए हैं। अगर मैं कहीं गलती करूं तो तुम मुझे बिला तकल्लुफ टोक देना। तुम फिक्र न करो, ऐसे मामलात में मैं किसी की गलती माफ नहीं करता। मैंने इसे यकीन दिलाया। अब अगर जोशी जिंदा है तो इन लोगों के दरमियान होगा। अगर जलाल हमें कोई नाम दे देता है तो हमें फौरी तौर पर हरकत में आना होगा। सिर्फ हरकत में आने से काम नहीं चलेगा, हमें अपनी पूरी कुव्वत के साथ कार्रवाई करके पहले ही हल्ले में कामयाब होना पड़ेगा। ऐसा न कर सके तो हम अपनी जीती हुई बाजी हार जाएंगे। इनको जोशी को ठिकाने लगाने का मौका मिल जाएगा। हमारी अपनी ताकत और नफरी भी काफी है, लेकिन पुलिस को साथ लेने में हमें वर्दियों का सहारा भी मिल जाएगा। अव्वल खान ने झिझकते हुए कहा, ये मेरा तजर्बा है कि जुराइम पेशा लोग अजनबी और नामानूस सादा पोशों के मुकाबले में पुलिस से खौफ खाते हैं। पुलिस का नाम भी न लेना, मैंने तेजी से कहा। इनका एक लगा बंदा तरीकाकार होता है, वो तुम्हारी हदायत पर अपनी गाड़ियों के सायरन और चकराते हुए लैंप बंद कर लें, तब भी कोई ना कोई ऐसी हरकत कर गुजरेंगे जिससे मुजरिमों को पुलिस की आमद का इल्म हो जाएगा। पुलिस वाले अपने मुसल्लह दुश्मनों को ललकार कर मुकाबले पर कूदने के आदी होते हैं, क्योंकि खामोश हमले में बारी जानी इतलाफ का अंदेशा होता है। हमें बहुत खामोशी और राजदारी के साथ इनके सरों पर पहुंचना होगा। गुड। अव्वल खान मुतमिन होकर बोला, ये बात तय हो गई कि हमें जो कुछ करना है अपने बलबूते पर करना है, और मैंने इसकी बात काट दी। तुम्हारी सारी नफरी और कुव्वत मलीर छावनी में मरकूज है। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि जोशी को कहीं दूर नहीं ले जाया गया होगा, इसे शहर की हदूद में रखा गया होगा ताकि चोपड़ा चाहे तो आसानी से इस तक रसाई हासिल कर सके। वक्त बचाने के लिए तुम अपनी फोर्स को शहर के किसी मुंतखब इलाके में क्यों नहीं बुला लेते? हम जलाल का पैगाम मिलते ही वहां पहुंचकर ऑपरेशन का आगाज कर देंगे। अव्वल खान बेसाख्ता हंस पड़ा और बोला, तुम जज्बाती हो रहे हो। इस वक्त हम सिर्फ इम्कानात पर बात कर रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि जलाल का रिकॉर्ड साफ हो और वो कोई नाम देने के बजाय हमसे माजरत कर ले। इतनी ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं। मेरा स्ट्राइक यूनिट सिर्फ 5 मिनट के नोटिस पर कहीं भी रवानगी के लिए तैयार रहता है। इसमें 3 तेज रफ्तार गाड़ियां, 10 बेहतरीन निशानेबाज और हर किस्म के हल्के, भारी और दरमियानी बारूदी हथियार शामिल होते हैं। हमें अपने हदफ तक पहुंचने में देर नहीं होगी। मैंने अपने नुक्ते पर इसरार नहीं किया। रात के 3:15 बजे पूरा शहर सो जाता है। शब बेदार रिंदों की महफिलें शायद जागती हों, लेकिन शहर भर की सड़कें सुनसान हो जाती हैं, जिन पर तेज रफ्तारी से सफर करने में कोई रुकावट पेश नहीं आती। मैंने नरमी से कहा, अपने कामों से तुम ज्यादा वाकिफ हो। मैं हर तरफ से वक्त बचाना चाह रहा हूँ। अगर तुम स्पेशल टास्क फोर्स के इंतजामात से मुतमिन हो तो मुझे इस बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मैं तुमको ये बता दूं कि इन लोगों पर जरा भी रहम नहीं किया जाएगा। वो सब मादर फरोश हैं, चंद टकों के लिए दुश्मन के हाथों बिके हुए हैं। इनमें से जो भी निशाने पर आया बेरहमी से भून डाला जाएगा। अमान सिर्फ जोशी के लिए होगी, जो हमारा असल हदफ है। अब वो खबीस भी इन ही का साथी नजर आ रहा है। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इससे हमें पूछगिछ करनी है। ये उगलवाना है कि चोपड़ा के लिए वो यकायक इतना अहम कैसे हो गया। इसके बाद तो इसे भी चंदन के पास पहुंचाना चाहिए। इन बातों से मेरे दिल का बोझ जरा हल्का सा हो गया और मैंने हंसते हुए जवाब दिया, इस बार आलमे बाला में हमारे दुश्मनों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ी है। इतनी नफरी हो गई है कि वो वहाँ रा और CIA के जहन्नमी शोबे कायम कर सकें। अव्वल खान के होंठों पर एक बेसाख्ता मुस्कुराहट तैरने लगी। इसी वक्त सुल्तान शाह ट्रे में भाप उड़ाती हुई काफी के 3 मग तैयार करके ले आया। हम दोनों ने खुलूसे दिल से इसका शुक्रिया अदा करते हुए अपने अपने मग ले लिए। अगर वो हिम्मत ना करता तो हमें इतनी रात गए वो लुत्फ मैसर नहीं आ सकता था। किचन में तुम दोनों की बातों की मुसलसल बिनबिनाहट सुनाई दे रही थी। सुल्तान शाह ने अपनी जगह संभालते हुए कहा, मुझे हटाकर तुम दोनों क्या मुज़ाकरात कर रहे थे? ऐसी कोई बात नहीं थी जिसके लिए तुम्हें हटाने की जरूरत पेश आती। अव्वल खान ने जल्दी से वजाहत की। इस वक्त जलाल की अगली फोन कॉल मौजूद सखन थी। इसका जवाब हौसला अफजा हुआ तो हमें फौरी तौर पर हरकत में आना पड़ेगा और दोनों औरतें यूं ही गहरी नींद सोती रहेंगी। सुल्तान शाह ने बरजस्ता सवाल किया, जब इन्हें चाय या काफी बनवाने के लिए नहीं उठाया गया तो महम जोई के लिए क्यों छेड़ा जाएगा? मैंने
उल्टा इसी से सवाल किया। सुबह वीरा को इल्म होगा तो वो बिफर जाएगी। सुल्तान शाह ने अपनी दानिश में मुझे होशियार किया। इसकी गुंजाइश नहीं है। मैंने इसका खर्चा मुस्तरद कर दिया। इस वक्त वो इतने गहरे नशे में होगी कि हमारा साथ नहीं दे सकेगी। इसको देखकर अफसोस होता है। अव्वल खान ने अपने मग से कॉफी का घूंट लेकर जवाब दिया, तुम लोगों के साथ रहकर इसमें बहुत सी तब्दीलियां आ गई हैं। क्या तुमने कभी इससे मैनोशी छुड़ाने की कोशिश की है? कोशिश करके इसे किसी काम पर मजबूर नहीं किया जा सकता। वो कोई अजीब मखलूक है, अपनी रो पर अमल करती है। जब तक वो खुद शराब नोशी तर्क न करना चाहे कोई इसे इस काम पर आमादा नहीं कर सकता। अचानक रात के सन्नाटे में टेलीफोन की घंटी की आवाज किसी असेबी चीख की मानिंद गूंज उठी। बेसाख्ता मेरी नजरें वॉल क्लॉक की तरफ उठ गईं, जहां 3 बजने में 2 मिनट बाकी थे। जलाल ने अपने दिए हुए वक्त की डेडलाइन से ठीक 2 मिनट पहले फोन कर लिया था। मैंने दूसरी घंटी बजने की नौबत आने से पहले ही झपट कर रिसीवर उठा लिया। हैरत की बात है, फोन उठाते ही मेरे कान में जलाल की मौजूद सी आवाज आई, चोपड़ा का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है। हालिया दिनों में इसका किसी मशकूक मुकामी आदमी से कोई राबता नहीं रहा। मुझे महसूस हो रहा है कि वो बहुत एहतियात से काम करने वालों में से है। मेरे लिए जलाल का वो जवाब हौसला शिकन था। मैंने सोचते हुए सवाल किया, क्या इसके हवाले से जोशी का नाम भी तुम्हारे रिकॉर्ड पर नहीं है? दूसरी तरफ से चंद सानियों के लिए खामोशी रही, फिर जलाल की आवाज उभरी, हाँ मिल गया। इसका तफसीली हवाला है। वो दोनों अपने इलाके की हिंदू पंचायत कमेटी के अरकान हैं। इनके करीबी मुरासम हैं। जोशी माजी में एक बदनाम और मशहूर मंशियात फरोश रह चुका है। कराची में हीरोइन के फरोग में वो बहुत पेश था। शुबा है कि वो शी या ऐसी ही किसी दूसरी जेरे जमीन सिंडिकेट का रुकन था। इसका माजी खंगाला गया, लेकिन वक्त गुजर जाने की वजह से वो कोई बात खुलकर सामने नहीं आ सकी कि वो कराची में हीरोइन फरोशों के किस गिरोह के लिए काम कर रहा था। पिछले कई सालों से वो गोशा नशीन है। मैंने दरमियान में इसकी बात काट दी। 1 मिनट ठहरो, क्या तुम मुझे किसी फाइल के इक्तबासात सुना रहे हो? फाइल अब फरसुदा हो चुकी है। हल्की सी बेजान हंसी के साथ इसकी आवाज आई। इस वक्त मैं कंप्यूटर पर जोशी और चोपड़ा का रिकॉर्ड देख रहा हूँ। चोपड़ा की वजह से जोशी हमारी निगाहों में आया था। फिर इसके बारे में कुछ छानबीन की गई तो पता चला कि वो अपने माजी से दस्तबरदार होकर गोशा नशीनी की जिंदगी गुजार रहा था। मजहब और मंदिर के मामलात में इसका सारा वक्त गुजर जाता था। इस बार मैंने जलाल की गुफ्तगू में दखल अंदाजी नहीं की और वो बोलता रहा। वो मामूली दर्जे का बदमाश हुआ करता था। नामालूम लोगों की मजबूत पुश्त पनाही से इसकी दाक जमती चली गई, लेकिन माली तौर पर वो कभी आसूदा हाल नहीं रहा। ये हैरतनाक बात है कि मंशियात फरोशी से तायब होते ही इसके पास पैसे की रेल पेल होती चली गई और इसने कराची के कदीम इलाके में कई जायदादें खरीद ली। आज इसका गुजारा सिर्फ किराए पर है। वो इतना खुशहाल है कि दिल खोलकर अच्छे कामों में सरमायाकारी करता है। जलाल ने कोई नई बात नहीं बताई थी जोशी के बारे में। इन्हीं क्वाइफ की तस्दीक की थी जो वीरा हमें बता चुकी थी। इतनी रात गए तुम्हें अचानक जोशी और चोपड़ा कैसे याद आ गए? अपनी मालूमात दोहराने के बाद जलाल ने सवाल किया, इन दोनों ने हमारी रात काली की हुई है। दोनों अचानक गायब हो गए हैं। मैंने इसे मुख्तसरन बताया। गायब हो गए हैं? इसने हैरत से दोहराया, कहाँ से? चोपड़ा के घर पर ताला पड़ा हुआ है। जोशी को कुछ नामालूम आदमी गोलियों की बरसात में उठा ले गए। मैंने कहा, अब तुम घर जाकर आराम करो, इस बारे में सुबह तफसील से बातें होंगी। इस वक्त हम इन दोनों की राह पर लगे हुए हैं। कोई महम दरपेश हो तो फिर मेरे लिए दिन और रात में कोई फर्क नहीं होता। बिस्तर से निकल आने के बाद मेरी सुबह हो चुकी है। मेरी परवाह किए बगैर तुम अपनी कहानी सुना डालो। जलाल ने पुरजोर लहजे में इसरार किया। अमरीकियों के मुकाबले में तुमने हमें बेदस्तो पा कर दिया है। मैंने एक गहरा सांस लेकर जवाब दिया, इनके बाद हमारे सामने सिर्फ भारतीय रह गए हैं। हम पुरअमन बकाए बाहमी के दावेदार हैं, इसलिए बेगुना भारतीयों के खून की होली नहीं खेल सकते। मुश्तबा भारतीयों में बुद्धू लाल चोपड़ा का नाम सरे फहरिस्त है, जो हमें चंदन गरनानी ने बताया था। हम इसकी बू पर लगे हुए थे, मगर वो हमें जुल देकर कहीं रुपोश हो गया। हमारा ख्याल है कि जोशी ने इसे पनाह दी हुई है। जलाल ने बेसब्री से सवाल किया। जलाल के इस अंदाजे की तरदीद के लिए मुझे पूरी कहानी सुनानी पड़ी। इख्तिसार के साथ
साथ वो वाकयात दोहराते हुए मुझे बार बार ये ख्याल आ रहा था कि वीरा ने अपने तौर पर कोई तीर मारने के चक्कर में जोशी को फोन न किया होता तो वो बखेड़ा इतना न फैलता। हम आसानी के साथ चोपड़ा के घर का सुराग लगा के खामोशी से इसे मौत के घाट उतार देते और किसा जमीन बरसरे जमीन ही निमट जाता। हमें रात गए जलाल को बिस्तर से निकालकर दफ्तर की तरफ न दौड़ाना पड़ता। ये तुम्हारी वीरा भी आफत की परकाला है। मेरी पूरी बात सुन लेने के बाद जलाल के तहसीन अमेज तबसरे ने मुझे चौंका दिया। वो कह रहा था, जहां हाथ डालती है कुछ न कुछ गांध निकाल कर सामने ले आती है। अब यही देख लो कि जोशी इसी की दरियाफ्त है। वो इसका सुराग न निकालती तो तुम बुद्धू को मारकर खुश हो जाते। वो संपोलिया खामोशी से परवान चढ़ता रहता। किसी को कानो कान भी पता न चलता कि वो क्या गुल खिला रहा है। तुम्हारी ये बात दुरुस्त है। मुझे हिचकिचाते हुए एतराफ करना पड़ा। वो सामने जरूर आ गया है मगर इसकी वजह से उलझने बढ़ गई हैं। बाद की परेशानियों से ये उलझने बेहतर हैं। इस वक्त एक के बजाय दो हरीफ तुम्हारे सामने हैं। तुम किसी भी वक्त इन दोनों को अपने निशाने पर ले लोगे। जलाल वीरा की कारकर्दगी की तारीफ पर तुला हुआ था। बस तुम दुआ करते रहो। मैंने बिला वजह ही तुम्हारी नींद बर्बाद की। मैंने मोजहमल सी आवाज में जवाब दिया, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। जलाल की तरफ से जवाब आया, कंप्यूटर पर चोपड़ा की कंप्यूटर फाइल कई जगह फैली हुई है। मैं तुमसे बात करते हुए हर जगह इसके रिकॉर्ड की जांच पड़ताल कर रहा हूँ। हो सकता है कि कोई बात सामने आ जाए और मेरी भाग दौड़ का फल मिल जाए। तुम आराम से अपना रिकॉर्ड देख लो। मैं घर पर ही हूँ। काम खत्म करके मुझे दोबारा फोन कर लेना। मैंने मशवरा दिया। वेरी गुड और थैंक यू। तुम्हारे मशवरे हमेशा मुनासिब और बरमहल होते हैं। जलाल के इस जवाब के साथ ही फोन बंद हो गया। एक वक्त में दो काम करने की वजह से शायद वो अपने कंप्यूटर पर पूरी तवज्जो मरकूज करने में दुश्वारी महसूस कर रहा था। इसने फौरी तौर पर मेरा मशवरा कबूल कर लिया। जलाल से भी बात नहीं बन सकी। अब क्या किया जाए? सुल्तान शाह ने पुरतशवीश अंदाज में कहा, ये कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। जोशी का सुराग मिल जाएगा, बस जरा वक्त सर्फ होगा। अव्वल खान ने इसे दिलासा दिया। हम सब इतने गए गुजरे नहीं हैं कि शहर में अपने एक मतलूबा आदमी का खोज न लगा सकें। ये दावा मत करो। मैंने मुस्कुराते हुए इसे टोका। अमेरिकी और भारतीय एजेंट अपने पूरे वसाइल के साथ एक मुद्दत से मुझे तलाश कर रहे हैं, लेकिन इनको नाकामी के सिवा कुछ नहीं मिला। हर शख्स डैनी नहीं होता। अव्वल खान ने बेपरवाही से कहा, खुद को 2 टके की इस बदमाश से मत मिलाओ। एक आधा रोज में इसका ठिकाना मालूम हो जाएगा। तुम वाकई मुकद्दर के धनी हो। सुल्तान शाह ने सर हिलाकर अव्वल खान की तायद की। FBI और CIA के अलावा ना जाने कौन कौन तुम्हें तलाश कर रहा होगा। जबकि तवज्जो का मरकज कराची बना हुआ है, तुम यहाँ इनके सीने पर मोंग दल रहे हो और वो बेबस हैं। एहतियात और महदूद तरीन रवाबत की वजह से मैं इन बेड़ियों से बचा हुआ हूँ। मैंने संजीदगी से जवाब दिया, तुम ये देखो कि मेरी सोशल लाइफ क्या रह गई है। तुम चारों के सिवा बस जलाल से मेल जोल है। हद ये है कि यहाँ आने के बाद मैंने अपने पड़ोसियों से मिलने की जहमत भी नहीं की। पड़ोसियों की बात रहने दो, अव्वल खान ने बेजारी से कहा। तुमने जहमत नहीं की तो क्या इनमें से किसी ने तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दी? दर्द मंदी और एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होने का जज्बा कराची और दूसरे शहरों की सिर्फ गरीब आबादियों में पाया जाता है। बड़े घरों में रहने वाले अपनी अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। इनको इस बात से गर्द नहीं होती कि इनके पड़ोस में कौन रह रहा है, क्या कर रहा है और किस हाल में है। पड़ोसियों के हाथों सताए हुए मालूम हो रहे हो? मैंने मानी खेज लहजे में पूछा। मैं इस रवश से उकता गया हूँ। मिलना चाहता हूँ मगर पड़ोसी दूर भागते हैं। एक फिरौन तो ऐसे हैं कि 15 मिनट दरवाजे पर खड़े बातें करते रहे। रस्मन भी एक मर्तबा अपने घर में बैठने की दावत नहीं दी। इन छोटी छोटी बातों को दरगुजर कर दिया करो। सुल्तान शाह ने नासिहाना लहजे में इसे तलकीन की। ये कराची के पानी का असर है। कराची के पानी को कुछ न कहना। अव्वल खान इस पर आंखें निकाल कर गुर्राया। ये लोगों के अपने बनाए हुए डकोसले हैं। कराची वालों की मिलनसारी का अहवाल जानना हो तो लियारी, गोलीमार, लियाकताबाद, नई कराची और सरजानी वालों से मिलो। वो तुम्हें ऐसी ऐसी दिलगुदाज बातें सुनाएंगे कि तुम्हें अपने ऊपर शर्म आने लगेगी।
तुम बिला वजह नाराज हो गए। मैंने तो कराची वालों की एक कहावत दोहराई थी। सुल्तान शाह ने मुंह लटका के कहा, ये कहावत संग दिलों और खुद गर्जों की घड़ी हुई है ताकि अपनी करतूत शहर के पानी पर थोप दें। हम जज्बात की रोह में आकर बहक गए। बात हमारी सोशल लाइफ की हो रही थी। मैंने मौजू बदलने की कोशिश की। सोशल लाइफ मेरी और वीरा की तबाह हुई है। सुल्तान शाह ने एहतजाज किया, तुम गजाला के साथ मगन रहते हो, दिल घबराता है तो गपशप करने के लिए सलमा और जहांगीर की तरफ चले जाते हो। हम दोनों के लिए उकताहट, तन्हाई और बेजारी के सिवा क्या है। जहांगीर बेचारा, इसका जिक्र आते ही मेरे जहन पर नदामत की एक लहर सी छा गई। इसने मेरी दोस्ती की सबसे भारी कीमत अदा की है। इसका इकलौता बेटा शीरख्वारी के जमाने से ही ननियाल में पल रहा है। अगर वो अपने माँ बाप के साथ होता तो आज इन दोनों की जिंदगी की डगर बहुत मुख्तलिफ होती। इस बार तो मुझे इनसे मिले हुए काफी दिन हो गए हैं। शायद सलमा भी लाहौर से वापस आ चुकी होगी। वो तुम्हारा मुखलस दोस्त है, तुम्हें कभी कभी इससे मिल लेना चाहिए। अव्वल खान ने मुझे तलकीन की। फिर वो सुल्तान शाह की तरफ मतवज्जो हो गया। तुम दोनों को ठंडे दिल से गजाला की तजवीज पर गौर करना चाहिए। तुम्हारी तन्हाई और बेजारी का सिर्फ एक ही इलाज है। सुल्तान शाह का मुंह बन गया, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दानिस्ता इसे छेड़ा। अव्वल खान का इशारा तुम्हारी और वीरा की शादी की तरफ है। मैं समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ, इसीलिए खामोश हूँ। इसने अपने नथने फुलाते हुए जवाब दिया, शादी तो बहुत दूर की बात है। मेरा ख्याल है कि वीरा किसी शरीफ आदमी की दोस्ती के काबिल भी नहीं है, बस गले पड़ गई है, इसलिए दूसरों की तरह मैं भी बर्दाश्त कर रहा हूँ। और अगर वो भी तुम्हारे बारे में यही ख्यालात रखती हो। अव्वल खान ने एहतजाजिया अंदाज में पूछा। क्या? सुल्तान शाह यकायक भड़क गया। वो क्या कहती है मेरे बारे में? इस असना में अव्वल खान मुझे आंख मार चुका था। मैंने झट बात संभालते हुए कहा, इसका ख्याल है कि तुमसे शादी करने से बेहतर है कि किसी शीरख्वार बच्चे को गोद ले लिया जाए। इसकी ट्याऊ ट्याऊ फीडर का निपल देते ही खत्म हो जाएगी। तुम्हारी बकबक को रोकना इंसान के बस से बाहर है। वो तैश में आ गया। मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरे बारे में इतनी घटिया बातें करती है। मेरे साथ तखलिया होता है तो डोरे डालने की कोशिश करती है और पीठ पीछे औल फौल बातें करती है। अब मैं इसे अच्छी तरह देख लूंगा। गुस्से के बजाय प्यार की नजर से देखोगे तो तुम दोनों की तन्हाई का मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। मैं तुमसे यूं ही मजाक कर रहा था। मेरी बातों को अपने दिल पर न ले बैठना। वीरा तुमसे बहुत लगाव रखती है, वो ऐसी वैसी बातें नहीं करती। मैंने जल्दी से वजाहत पेश कर दी। सुल्तान शाह शिकायती नजरों से मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मुझे तवक्को नहीं थी कि तुम मुझसे ऐसा मजाक करोगे। मैं वीरा से कौन सा खुश रहता हूँ। ऐसी कड़वी कसैली बातें मुझे इससे हमेशा के लिए मुतनफर कर सकती हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें यह बताने में देर नहीं लगाई कि मैं मजाक कर रहा था। मैंने हंसते हुए कहा। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।